हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये मान के चलिए कि आपका हाफ सिलेबस हो चुका है और जो ये हम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट यूनिट का जो कर रहे हैं, ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 6। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक दिस इज चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर में हम फैराडेज लॉ एंड मोशनल ईएमएफ मेनली यही पढ़ेंगे। बाकी ट्रांसफॉर्मर हो गया और आपका म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ये टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इजी सी आपकी यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड और कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आते ही बाकी उसके जो आंसर्स देने बहुत इजी हो जाते हैं। क्योंकि इनमें कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड आपके रूल लगते हैं। वो रूल आपको अप्लाई करने अगर नहीं आए तो आप चाहे कितना भी पढ़ते रहो, आप डायरेक्शंस वगैरह सही नहीं बता पाओगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको समझ के चलना है। ऐसा नहीं है कि बिना वीडियो देखे या वीडियो देखा, थोड़ा बहुत देखा कि इसमें तो ये टॉपिक किया है, चलो ठीक है बुक में से नोट कर लेते हैं, काम खत्म। ऐसा नहीं है। वीडियो को कंसंट्रेशन से और पूरा वॉच करना है, उसके बाद ही आपको इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में, वैसे तो जब भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ तो एक लेक्चर उसके इंट्रोडक्शन में मैं देता हूँ चैप्टर के नाम से रिलेटेड, यानी इसका ये नाम है, इसका मीनिंग क्या है। तो आज इस चैप्टर में देखिए इतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता कि वीडियो में उस इंट्रोडक्शन में 40 से 50 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद टॉपिक उसमें एक भी होता नहीं, फिर टॉपिक शुरू करने पड़ते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि ये वीडियो तो ऐसे ही वेस्ट चला गया, लेकिन वो वेस्ट होता नहीं है। वो पूरे चैप्टर की नॉलेज आपको देता है, बेसिक्स आपके क्लियर कर देता है। करवाएंगे वो भी, लेकिन मैं इस चैप्टर के नाम का इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं, उससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इंट्रोडक्शन को समझ पाएंगे। तो देखिए चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। आप सभी ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है, ऐसे ही है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। वहाँ पे क्या होती थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए गिवन एरिया विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे हम ज़्यादा दबाव नहीं देते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपकी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किट और प्लेन ऑफ द सरफेस विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो सरफेस हमने, जैसे ये जो सरफेस है इस पे ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे, तो इसमें से फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 का हो, कितनी क्रॉस कर रही हैं हाँ इस डायरेक्शन में। अगर ये सरफेस ऐसे कर दिया जाए तो हम क्या करते थे, इसमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करते थे और इसके साथ क्या निकालते थे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेते थे। तो वही तरीका हमें यहाँ पे भी करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या रहेगा, यहाँ पे किसी भी एरिया को कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। उस मैग्नेटिक फील्ड में डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी है। तो बस हमारा काम हो गया। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जो एरिया हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रही हैं, उसको बोलेंगे हम उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी
विच इज रिप्रेजेंटेड फाई बी, और सिंपली फाई से भी कर देते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई बी। तो नोट कर लीजिए जो स्टेटमेंट है वो आप उसके बाद इसको समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड is the total number of magnetic field lines of force crossing the surface normally, crossing the surface normally। उसके बाद it is a scalar quantity, it is represented phi b or simply phi। Generally it is the product of मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू में एरिया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको पता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया होती है, तो उससे और हम एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। लेट अस कंसीडर एनी एरिया, लेट अस कंसीडर एनी एरिया, कोई भी एरिया हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। मैंने जो एरिया है वो ये चूज़ किया है, ये मेरे पास कोई एरिया है, ठीक है। इसमें से ऐसे करके ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये है आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो एरिया है ये मैंने मान लिया कि परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो जो एरिया है वो मैंने कैसे रखा है, ऐसे रखा है, इसके परपेंडिकुलर। तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बताया था कि इस सरफेस का मेरे को क्या पता होना चाहिए, एरिया। तो कंसिडर दैट दिस सरफेस हैविंग एरिया ए, ठीक है, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं सपोज एनी एरिया ए इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे दैट इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। then if total magnetic flux is given by phi b or which is equal to b into a, that is the magnetic flux through this area, okay। now suppose the area is not normal to the surface, it makes some angle, it makes some angle। तो अब की बार क्या है कि ये तो एरिया था, ये नॉर्मल था, अगर ये एरिया नॉर्मल ना हो तो क्या करेंगे, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड का उस एरिया के केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब की बार थोड़ा सा जो प्लेन है उसको या फिर जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उनको एक चीज़ को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए मैं आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसी को थोड़ा बेंड कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए डायग्राम बनाने में। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जो ज़्यादातर नोटबुक हमने चेक की हैं वो बच्चे पेन से ही डायग्राम बना लेते हैं और वो मतलब ये मान के चलिए कि मैं रफ हैंड से बोर्ड पे बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्केल ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ और अच्छा सा डायग्राम बना दूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाइए। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिजिक्स में अटेम्पटेशन से ही नंबर मिलते हैं। अगर आपके पेपर की अटेम्पटेशन बहुत अच्छी होगी तो ही नंबर मिलेंगे। और उस अटेम्पटेशन में अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग खराब, अब 12th क्लास में राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, धीरे धीरे लिखेगा तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो उस चीज़ पे तो हम ध्यान इतना ज़्यादा दे नहीं सकते कि बिल्कुल धीरे धीरे लिखें तो पेपर रह जाएगा। तो इसलिए अब फिर नंबर कैसे लें कि राइटिंग तो ख़राब है या अच्छी है जिन बच्चों की। ऐसा मत सोचना कि जो बता रहे हैं हम क्यों सुने, हमारी तो राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। जिनके अच्छे उनके भी कटते हैं नंबर, क्यों कटते हैं मैं रीज़न बता रहा हूँ, और जिनकी ख़राब है उनके भी कटते हैं। लेकिन
आपको मैं दिखा सकता हूँ ये ऐसा एग्जाम्पल बोर्ड में कि राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होने के बाद भी 97, 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स फिजिक्स में बच्चों के आ जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिजिक्स में आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स हर डायग्राम में यूज करना है। डायग्राम के अंदर जो आप कंस्ट्रक्शन में या थ्योरी में जो भी चीज़ें यूज कर रहे हो वो मैक्सिमम उस डायग्राम में शो करो और उनको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लेबल करो ताकि दिखने में सुंदर लगे और हर पार्ट बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से बना हो। अब कई बच्चों ने जैसे वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उसमें स्प्रिंग लगा तो दी, अब उसका एक एंड मैंने साफ साफ बताया था, एक एंड फ्रेम से टच करना होता है और दूसरा एंड स्पाइंडल यानी जो एक्सल होता है उससे टच करना होता है। वो स्प्रिंग बना दी, बस ऐसे ही बना के छोड़ दिया। ऐसे उसका यूज क्या होगा, जब कंस्ट्रक्शन में आप लिख रहे हो इसका काम क्या है, एंटी टोर्शन, जो आपका उसमें डिफ्लेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, उसको लेके आना है, तो इसलिए उसमें क्या लगता है, टोर्शन लगता है। तो बस उसी के लिए उसको यूज करना है। आप खुद सोचिए उसके एंड अगर सही तरीके से कनेक्ट नहीं किए तो कोई चीज़ ऐसे घूम रही है और ये वापस यहीं पे लेके आनी है ना, जैसे ये चीज़ ऐसे घूमी और इसको रिस्टोर करना वापस इसी पोजीशन पे, ऐसे थी वैसे घूमी, किसकी वजह से, उसके अंदर जो भी करंट हमने फ्लो करवाया उससे, और उसको वापस यहाँ पे लेके आना है। वापस यहाँ पे लेके आने के लिए क्या लगाई थी, वो स्प्रिंग नीचे, हेयर स्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं। तो आप सोचिए कि ये वापस कैसे आ सकता है जिसमें एक फिक्स पोजीशन है और एक रोटेटिंग पोजीशन है। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक एंड स्प्रिंग का फिक्स पोजीशन के लगा दो रहेगा इसके, वो उसको यहाँ पे रोक के रखेगा, ये इधर जाएगा वो वापस खींच लेगा। अब कंस्ट्रक्शन में आप सही लिख रहे हो और उस डायग्राम में गलत बनाओगे तो नंबर कौन देगा। तो इसलिए जिन बच्चों की राइटिंग खराब भी है वो भी, और जिनकी अच्छी है वो भी, ये भी बता देता हूँ चाहे राइटिंग कितनी भी अच्छी हो, अगर डायग्राम अच्छे तरीके से नहीं बनाए तो नंबर उनको भी नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए फिजिक्स में डायग्राम मेन है, उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ बनाना होता है, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, देखिए जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं फिजिक्स में 90 मार्क्स लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 90 मार्क्स से ऊपर एक एक नंबर लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो एक एक नंबर ऊपर लेने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा टीचर को। टीचर जो बता रहा है ये मान के चलिए कि डेफिनेटली उस टीचर को अपना भी रिजल्ट देना है, बच्चों का भी अच्छा लेके आना है, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा। ऐसा नहीं है, कई बच्चे सोच लेते हैं कि पता नहीं क्यों बता रहे हैं, क्या करना है, हमारे क्या काम आ रहे, तुम्हारे लिए ही बता रहे हैं और हमारे क्या काम आना है बताइए, हमें थोड़ी न पेपर देने हैं, पेपर तो आपको ही देने हैं। तो इसलिए पेपर की अटेम्प्टेशन अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, और वो पेपर की अटेम्प्टेशन तभी अच्छे तरीके से होगी जब आप अब फेयर नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से नोट करोगे। जब अच्छे तरीके से नोट करोगे तो ऑटोमेटिक पेपर की अटेम्प्टेशन भी अच्छी करने लग जाओगे। ठीक है, और साथ में जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं, कई बार क्या करते हैं 2-3 इक्वेशन में एक साथ लिख देता हूँ, डायरेक्ट यूज, कोई बात नहीं, फेयर आप फाइनल एग्जाम में भी कर सकते हो, फिर नोटबुक में भी कर सकते हो, लेकिन वो जो स्टेप आपने लिए वो इस तरह से एक लाइन या कोई बॉक्स बना के उसमें नोट करके दिखाने पड़ते हैं कि ये स्टेप आए कहाँ से हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट चलते जाएंगे, वो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। उसको पता है या तो कहीं से कॉपी मार ली या इसने रट रखा है। ठीक है, इसलिए आपको सारी की सारी चीज़ जो आपके माइंड में चल रही है वो शो करनी होती हैं ताकि आगे वाला बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाए। क्लियर, इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए यार, फेयर नोटबुक में लिखिए कि अगला पढ़े तो उसको सब कुछ समझ में आए। वो कैसे कि हमने जब समझा तो क्या क्या बताया था, वो सारी चीज़ें आप उस पेपर में और उस नोटबुक में डाल दीजिए ताकि पढ़ने वाला इजीली उसको समझ जाए। ठीक है, तो चलिए ये मेरे पास क्या था, एक सरफेस था, एरिया था। अब की बार मैं चाह रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इसके नॉर्मल ना होके कोई ना कोई एंगल बनाए इसके साथ। चलिए मैं थोड़ा सा इन लाइंस को ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे क्रॉस कर रही है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट ये आपका एक्स एक्सिस में नहीं है, यानी एक पर्टिकुलर एक्सिस में नहीं है, इस तरह से है। क्लियर, अब देखिए मैंने मान लिया कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म बी ही है, ये तो आपका कितना है, बी ही है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल डाल लूंगा, इस सरफेस पे क्या डाल लूंगा, नॉर्मल डाल लूंगा। तो नॉर्मल डाल लूंगा तो
ये आपका रहेगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर n। ये क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर n। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि ये यूनिट वेक्टर n, ये क्या होता है यूनिट वेक्टर n, या किसके लिए यूज किया जाता है? ये एरिया की डायरेक्शन के लिए। एरिया वेक्टर जब हम बनाएंगे ना, जैसे कोई ये कहे कि व्हाट इज एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी, इसको वेक्टर कैसे कहेंगे, तो हम क्या कर देते हैं इसको, ये है एरिया वेक्टर ना। तो ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है? एरिया की बता रहा है। एरिया वेक्टर के लिए यूज किया है ना यूनिट वेक्टर n, जो इसके परपेंडिकुलर। ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा, इसने कितना एंगल बनाया? थीटा। अब मैं कह रहा हूँ इस b के दो कंपोनेंट बनेंगे। देखिए ये आपका इधर तो है b, इधर है आपका यूनिट वेक्टर n, ये है आपका एंगल थीटा और ये है आपका b। तो अब इसका एक कंपोनेंट इधर और एक जाएगा इधर, जो इधर जाएगा वो क्या रहेगा? b कोस थीटा, और इधर रहेगा b साइन थीटा। अब मेरे को ये बताइए इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा हुआ कंपोनेंट? ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हुआ? b कोस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें तो केवल इस b का इतना ही कंपोनेंट लेना है जो इसके कैसे हो? परपेंडिकुलर हो या पैरेलल टू एरिया वेक्टर हो, पैरेलल टू एरिया वेक्टर हो, वही कंपोनेंट लेना है। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दिस एरिया इज b कोस थीटा इंटू ए। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। और अगर मैं इसको राइट साइड में वेक्टरली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? देखिए इसको और क्या लिख सकते हो? विच इज ऑल्सो इक्वल टू बी ए कोस थीटा, और इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई बी डॉट ए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए? द डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज द यूनिट वेक्टर, है ना। ए की जो डायरेक्शन वो किसकी है? यूनिट वेक्टर एन की है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। बताइए ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? अब देखिए मैंने जो चैप्टर का नाम था वो तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन हमने पढ़ लिया क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इसको पढ़ते जा रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब दिक्कत ये आ गई कि किसी ने जो सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा उसकी शेप अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री नहीं थी, यानी उसकी शेप ज्योमेट्रिकल नहीं थी। ज्योमेट्रिकल मीन्स जिनके नाम आपको पता, जिन शेप्स के आपको नाम पता है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ट्रेपीजियम है, ऐसे करके जो आपने मैथ्स में जितनी भी ज्योमेट्री में जितनी भी शेप पढ़ी है उनमें से कोई शेप नहीं है, कोई ऐसे ही शेप बना दी, ऐसे जिगजैग सी शेप बना दी कोई। ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इट मीन्स जब आपके सरफेसेस आपके जिगजैग शेप में आ जाएं तो आपको पता है एक बहुत बड़ा हथियार हमारे पास है, उसको उठा लेते हैं तो वो सारे काम कर देता है, और वो हथियार है इंटीग्रेशन। वो क्या है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को आप यूज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मान लेते हैं जो सरफेस हमने रखा वो कुछ इस तरह का था, जो सरफेस हमने रखा वो कुछ इस तरह का था, और इसको हमने रखा है किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखिए इस सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिफॉर्म होना जरूरी तो नहीं है, नहीं है ना? नहीं है या हो ही नहीं सकता, हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि शेप ऐसी है इसकी, तो है ना, कहीं पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ होगी तो कहीं पे कुछ होगी। लेकिन मैं अगर इसका एक छोटा सा सरफेस कट कर लूँ, उस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक छोटा सा सरफेस कट कर लेता हूँ, इसके ऊपर एक छोटा सा सरफेस कट कर लेता हूँ। ये मैंने एक सरफेस कट कर लिया, इस तरह से मैंने ये एक सरफेस कट कर लिया। सपोज इसका जो एरिया है वो है डी ए, इसका एरिया मैंने क्या मान लिया? डी ए। क्लियर है? ये सरफेस मैंने कट किया।
जिसका एरिया मैंने क्या मान लिया, डी ए। और ये है आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो सबसे पहला काम है हमारा, जो ये हमने सरफेस कट किया है इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। मैंने इस तरह का सरफेस आपका कट किया है, तो इस पे अगर यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो किधर होगा, इधर होगा। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो तो इधर है बी। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा। क्लियर है इतना। तो देखिए, सपोज द फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डी ए, सपोज द करंट थ्रू द एरिया एलिमेंट, डी ए नाम दिया था ना इसको, एरिया एलिमेंट डी ए इज डी फाई, क्या मान लेता हूँ, डी फाई। देन डी फाई इज गिवन बाई, तो डी फाई किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपका बी ए आप लिखेंगे। तो बी की जगह पे तो आपका बी ही है ना, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा, डी ए। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा, वी नो दैट ये क्या होता है, बी। और बी कौन सा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इनटू में क्या लूँ मैं, इनटू में क्या लूँ, एरिया। एरिया क्या है, डी ए। और डी फाई इज इक्वल टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर मैं देखूँ तो क्या होगा आपका, देख लीजिए इधर इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में करोगे तो एक तो ये हो गया, एक इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये, तो ये होगा आपका बी साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा इधर बी कोस थीटा। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हुआ, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा इंटू डी ए। ये मेरे पास आ गया है डी फाई। तो अगर वेक्टरली रिप्रेजेंट करना चाहो तो जैसे उसमें किया था, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। ये तो आपको पता है ना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या आएगा, स्केलर आएगा, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। शायद आपको मैंने 11th क्लास में जब पढ़ाया तो ये बताया था, किसी इक्वेशन के एक साइड में अगर एक वेक्टर है तो उसी इक्वेशन के दूसरे साइड में एक वेक्टर होना जरूरी होता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे फेल हो रही है। तो ये भी बताया था, इसका एक एक्सेप्शनल केस ये है, अगर ऐसे में डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो फिर वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इसलिए यहाँ पे वेक्टर हम नहीं लगा सकते। तो डेफिनेटली अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अलोंग द एरिया। तो क्या हो जाएगा, वेयर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया बी डॉट डी। ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या इंटीग्रेशन में ये जो वैल्यू वगैरह है ना, कोस थीटा वगैरह, ये आपको रखने पड़ेंगे। ये आपको पता ही है, इंटीग्रेशन हम डी ए एरिया के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जो आपके पास वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो थीटा की फॉर्म में है। तो एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा, या तो थीटा को ए की फॉर्म में ले आइए या ए को थीटा की फॉर्म में ले जाइए, ये काम आपको करना पड़ेगा। वो देखेंगे जब आपका आर्टिकल आएगा। अब ये क्या है, केवल इसका बेसिक है। तो ये था आपका ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। चलिए एक इसमें पार्ट और हम कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में, इसकी एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो वेबर के नाम से है, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट वेबर ही होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट इज डब्ल्यूबी, वेबर, है ना। तो मैंने बताया था किसी भी साइंटिस्ट के नेम से अगर कोई यूनिट होती हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आपका यूज़ किया जाता है। तो हमने डब्ल्यू को कैपिटल लिया है और बी आपका रहेगा छोटा, तो ये है आपकी वेबर। चाहो तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसकी ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है किस फॉर्म में होती है वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे अगर हम देखें कि जो वेबर है ये किस तरह से आया हमारे पास और किसके बराबर रहेगा, तो हमारे पास आया फाई इज इक्वल टू बी इंटू में ए, और इधर आपका जो भी साइन कंपोनेंट है या कोस कंपोनेंट जो भी आया उसका तो ज़रूरी है नहीं, क्योंकि उनका तो जो यूनिट है वो होती नहीं है, वो आपके क्या है
डायमेंशन और यूनिटलेस क्वांटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें केवल और केवल ऐसा यूनिट के लिए बस इतना ही चाहिए। तो बी की क्या होती है, इसकी होती है टेस्ला, ठीक है, और इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर, यानी वेबर इज सिमिलर टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर इज सिमिलर टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। नाउ सीजीएस यूनिट दैट इज मैक्सवेल, जिसको mx के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो mx से रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सवेल, है ना। द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। और अगर मैं बात करूं 1 मैक्सवेल की, तो यानी मैक्सवेल छोटी क्वांटिटी है और ये ज़्यादा है, तो 10⁻⁻8 वेबर एक मैक्सवेल में होते हैं। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁻8 वेबर, और 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁻8 मैक्सवेल। ये आपकी रिलेशन होती है। तो इसको गॉस सेंटीमीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हो ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं सीजीएस की तो गॉस होती है, और एरिया की बात करूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस में ये गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मैक्सवेल इज सिमिलर टू 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हो मैक्सवेल इज सिमिलर टू गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है डायमेंशनल फार्मूला में इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में चेंज करना पड़ता है। सभी को पता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फंडामेंटल है नहीं, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू बी इंटू में ए। तो आपने पढ़ा था कहीं ना कहीं B इज इक्वल टू एफ अपॉन में एक फॉर्मूला आया था पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और वो आपका रिलेटेड टू इससे बना था, दैट इज एफ अपॉन में क्यू वी साइन थीटा, शायद आया होगा। B इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू वी साइन थीटा, ये आया था। तो ये B की वैल्यू यहाँ रखोगे तो फंडामेंटल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फाई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू वी, साइन थीटा एक स्केलर है, चलिए लिख देता हूँ, सॉरी यूनिटलेस है, स्केलर यूनिटलेस है, इनटू में एरिया। सभी का डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। तो फोर्स का मैंने बताया था 11th में भी बताया था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी आपकी यूनिट्स या डायमेंशनल फार्मूला इस 11th और 12th क्लास में यूज़ होते हैं, मैक्सिमम में आपका फोर्स का यूज होता है। मैंने बताया था, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज m1L1T-2, जो कि क्या होता है m1L1T-2। इसका क्या होता है m1L1T-2, एरिया का लेंथ की स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू 80, पढ़ रखा है ना, 80 बताया था। एम्पियर यानी करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका क्या होता है A, और ये क्यू इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू में T, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू में T। तो इसका क्या हो गया A और इसका क्या हो गया टाइम का T, तो क्या आ गया आपका 80। बात करें V की, तो V क्या है वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसा यूनिट। तो मीटर को किससे लिखते हैं लेंथ से, टाइम को T इनवर्स से। सभी को एक साथ लिख दीजिए तो डायमेंशनल फार्मूला आपको फाई का आ जाएगा। तो इधर मैं लिख रहा हूँ m1L1T-2 इंटू, चलिए ऐसे ही लिख देता हूँ L², और नीचे कर देता हूँ, ये आपका आ गया 80 और इंटू में LT इनवर्स। ठीक है, A से नहीं, ये नहीं कटेगा, ये तो रहेगा, ये T से T कैंसिल, इस T से ये T कैंसिल, इस L से ये L कैंसिल। तो क्या बच गया आपके पास M1
एल की बात करें तो इधर क्या है स्क्वेयर एल स्क्वेयर टी माइनस 2 और इधर से केवल और केवल क्या बचा है ए, ऊपर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2 T-2 A-1। थोड़ा सा ये क्या होता है अच्छे फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो कैसे लिखोगे M1L2 A-1 T-2, ऐसे आगे पीछे करके थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। वैसे गलत नहीं है, और कर दो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी पड़ती है पावर, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव इंक्रीजिंग और फिर नेगेटिव इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब केवल मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग। कभी ये कहोगे सर -1 ज़्यादा है -2 से, है ना, ऐसा नहीं, केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है, पावर। क्लियर हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो था ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे माइकल फैराडे ने। किसने किए थे? माइकल फैराडे ने। और उन्होंने बताया था कि अगर हम किसी लूप के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हैंस इंड्यूस्ड करंट। तो उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होते ही वहाँ पे हमें करंट भी नज़र आ जाएगा, यानी उस सर्किट में करंट सेटअप हो जाएगा। ये बताया था माइकल फैराडे ने। और माइकल फैराडे ने इसके लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक्सपेरिमेंट्स में उसने क्या क्या किया वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं। बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा है। और फैराडेज एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 10th क्लास में जो चैप्टर था उसमें आप पढ़ चुके हो, कोई बड़ी बात है नहीं। तो देखिए टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नोट कर लीजिए, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF in a coil by changing magnetic flux linked with that coil. The process of production of induced EMF in a closed circuit by changing the magnetic flux linked with that circuit is known as electromagnetic induction। यानी किसी एक क्लोज्ड सर्किट के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके उस सर्किट के अंदर ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस्ड करवाने के तरीके को ही क्या बोलते हैं, ये फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आई? चलिए, तो जो पहला एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया वो किया कि उसने एक सर्किट लिया, एक कोई लूप ली जिसको फिक्स्ड कर दिया। जिसको क्या कर दिया? फिक्स्ड कर दिया। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो उसने किसके लिए किया? फिक्स्ड लूप के लिए। तो मैं एक लूप ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक लूप है और यहाँ पे मैं इसमें गैल्वेनोमीटर लगा लेता हूँ ताकि डिफ्लेक्शन मेरे को देखने मिल सके। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि एक सेंसिटिव, करंट सेंसिटिव या वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस है, इसलिए गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं। वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग दिख नहीं पाएंगी क्योंकि वो ज़्यादा कम रीडिंग को शो नहीं करता है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? गैल्वेनोमीटर। याद रहे क्या लगाया है? गैल्वेनोमीटर। इनिशियली इसमें जो रीडिंग थी वो 0 पे थी। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया जिसका इधर था साउथ पोल और इधर था नॉर्थ पोल। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फैराडे ने मैग्नेटिक जो या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था।
डायरेक्शन के बारे में इसने नहीं बताया था, डायरेक्शन बताई थी लेंज ने, लेंज लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। इसने केवल ये बताया था कि इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए इसने क्या किया कि पहले इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आया। तो देखो इनिशियली क्या था, इसके अंदर से इस तरह से लाइनें जा रही थी, है ना। यानी इधर मैं देखूं कि इसके अंदर से केवल कितनी लाइनें जा रही हैं, 2, बाकी तो इसके अंदर गई नहीं। उसके बाद इसको इधर मूव किया, तो इधर मूव करने के बाद जो अगला डायग्राम है वो कुछ इधर ऐसे आ गया, ये कंडीशन बनी, और ये जो बार मैग्नेट है ये इधर आ गया ना, मूव करने के बाद यहाँ आ गया, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल। जैसे जैसे ये इसके नज़दीक आता गया, जैसे जैसे ये इसके नज़दीक आता गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या इसके अंदर से बढ़ती गई। तो अब इसके अंदर कितनी होगी, 4 होगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी पर्टिकुलर एरिया में, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोइल का चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हमने चेंज कर दिया, किससे, बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। तो क्या हुआ कि ये जब 0 रीडिंग थी, जैसे मैं इसको इसके नज़दीक लेके आने लगा, ठीक है, जैसे ही ये किस में आया, मोशन में, तो इस गैल्वेनोमीटर में सपोज इस तरफ रीडिंग आनी शुरू हो गई, यानी इधर डिफ्लेक्शन आपकी दिखने लग गई, ऐसे ऐसे करने लग गया, थोड़ा थोड़ा कंपन रहेगा इसमें, वाइब्रेशन रहेगा, फिक्स नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। अब की बार क्या किया कि यही कोइल ली, सेम कोइल इसने रखी, और इसमें इसने क्या किया, इधर वही गैल्वेनोमीटर लगाया 0 रीडिंग पे। मैं एक ही दिखाऊंगा डायरेक्ट, एक डायग्राम, 2 नहीं बनाऊंगा। लेकिन अब की बार इसकी जो पोजीशन है वो किस तरफ कर दी, इसको दूर लेके जाने लग गया, किसको, इस बार मैग्नेट को दूर लेके जाने लग गया। अब देखिए जो डिफ्लेक्शन नजदीक लेके आने पे दिखी थी, उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन इसको दूर ले जाने पे दिखी। इट मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमें क्या दिखी है, डिफ्लेक्शन दिखी है। फिर देखो उसने क्या किया कि जब ये लेके जा रहा था या ला रहा था तो डिफ्लेक्शन दिख रही थी, फिर इसके माइंड में एक चीज़ आई कि इस बार मैग्नेट को इसके नज़दीक से ले जाके रखते तो क्या होगा। तो इसने क्या कर दिया, जो ये वेलोसिटी थी, यहाँ पे कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी v, है ना, इधर भी v, लेकिन यहाँ पे जो v है वो क्या कर दिया इसने, 0, क्या कर दिया, 0। तो इधर जो ये कोइल थी इसमें क्या लगाया था, नीचे हमने एक गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में भी रीडिंग क्या रही, 0। इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जब तक ये बार मैग्नेट मोशन में है तब तक तो डिफ्लेक्शन दिखेगी, जैसे ही बार मैग्नेट रोक दिया तो डिफ्लेक्शन भी रुकी। फिर देखिए एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, अब की बार उल्टा कर दिया कि बार मैग्नेट को रख दिया और कोइल को आगे पीछे मूव करने लग गया। तो इधर इन्हीं के अंदर देख लीजिए वेलोसिटी किसके ऊपर आ गई, इसके ऊपर आ गई ना, अभी दूर की तरफ और इधर आपकी नज़दीक की तरफ, है ना। तो भी इसने सेम चीज़ ऑब्जर्व की, यानी बार मैग्नेट को रख दिया और किसको, कोइल को आगे पीछे करने लग गया। वेलोसिटी किसकी कर दी है, कोइल की, बार मैग्नेट क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया, एक जगह पे रख दिया है। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जब बार मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे हैं या कोइल को नजदीक लेके आ रहे हैं, इट मीन्स व्हेन एवर द रिलेटिव पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट एंड कोइल इज चेंजेस, then magnetic flux link with the coil is also changes, that's why EMF is induced in this coil। यानी बार मैग्नेट को लेके आओ और चाहे कोइल को इसके नज़दीक लेके आओ या दूर लेके जाओ, रिलेटिव पोजीशन चेंज करनी है हमें, तो जब वो पोजीशन चेंज होती है उस टाइम पे उस कोइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इसलिए इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। इसका कंक्लूजन निकला ये। अब बात आती है कि ये कंक्लूजन जो निकला ये तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन
एक कंक्लूजन ये भी निकला, जब इनको इसने रेस्ट में कर दिया, नजदीक लाके रख दिया, तो क्या हो गया, 0। इट मीन्स द मैग्नेट EMF इज लास्ट सो लॉन्ग एज द रिलेटिव पोजिशन इज चेंजेस। जब तक इनकी रिलेटिव पोजीशन, यानी इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों जब तक मोशन में है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, किस में है, मोशन में, तब तक EMF दिखेगा। जैसे ही इन दोनों के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस में आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएं, तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, तो EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और क्या कंक्लूजन निकला, और कंक्लूजन ये निकला, जब धीरे धीरे कर रहे तो डिफ्लेक्शन थोड़ी आ रही थी, जब तेज करने लगे, क्या करने लग गए, तेज करने लग गए, है ना, रिलेटिव पोजीशन का जो रेट है वो बहुत फास्ट चेंज करने लगे, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आई, तो डिफ्लेक्शन भी क्या आ गई, ज्यादा आ गई। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन के ऊपर इंड्यूस्ड EMF डायरेक्टली डिपेंड करता है। किसके ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन पे कैसे डिपेंड किया, डायरेक्टली डिपेंड किया। ये बात क्लियर हुई। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसने और किया था, वो क्या किया था कि अब की बार इसने 2 कोयल ले ली, या एक कोयल ले ली, चलिए एक कोयल ले ली, बस एक कोयल वाला इसने किया नहीं था, चलो 2 कोयल ले लेते हैं। इसने क्या लिया, कोई भी एक इंसुलेटिंग फ्रेम लिया और इसके ऊपर एक कोयल तो इधर लगा दी और एक लगा दी इधर, तो जो इधर वाली थी इस पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर, है ना, और जो इधर वाली थी इस पे एक सेल लगा के और यहाँ पे लगा दिया ऑन ऑफ की, क्या लगा दी, ऑन ऑफ की। देखिए इनिशियली मान लिया ये क्या थी, ऑफ थी, जैसे इसने इसको ऑन किया, ऑन करते ही इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई इस तरफ, ऑन करते ही किस तरफ आई, इस तरफ, एक बार आई और फिर वापस क्या होगी, 0। उसके बाद इसने ऑफ किया, ऑफ करते ही इसकी डिफ्लेक्शन इधर आई, ऑफ करते ही इधर आई। क्लियर है, बात क्लियर है। ऑन और ऑफ करने पे डिफ्लेक्शन आई, लेकिन ऑन छोड़ दिया, यानी एक ही बार डिफ्लेक्शन आई, ऑन किया इधर हुआ वापस आ गया, ऑफ किया इधर गई वापस आ गई, ऐसा इसने देखने को मिला। फिर क्या किया इसने बार बार ऑन ऑफ किया, कभी ऑन कर रहा कभी ऑफ, तो डिफ्लेक्शन भी क्या कर रही, कभी इधर जा रही तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर। तो इससे क्या मीनिंग निकलता है, इससे मीनिंग यही निकल रहा है, इसका मीनिंग यही है कि जब मैं ऑन करूंगा तो इसके अंदर से करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो इसके अंदर से होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस भी होंगी, वो इसके अंदर से क्रॉस करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ इनके हुआ, 0 से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होके वो क्या क्या हो गया, फिर आपका कांस्टेंट हो गया। जैसे ही करंट का फ्लो स्टडी हुआ तो वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो डिफ्लेक्शन 0 होगी। उसके बाद हम ऑफ करते हैं तो मैक्सिमम से कहाँ जाता है, 0, उस टाइम पे डिफ्लेक्शन दिखेगी। इट मीन्स यहाँ से केवल यही पता चल रहा है कि इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड तब तक दिखेगा जब तक इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते रहेंगे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट कर दिया या उसको चेंज नहीं किया तो डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, इन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट निकला वो यही निकला, whenever magnetic flux link with a closed circuit changes an induced EMF and hence an induced current is set up in it। और सेकंड जो इसका रिजल्ट निकला वो है the higher is the rate of change of magnetic flux link with the closed circuit greater is the induced EMF और current। ये दोनों रिजल्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थे ऑल अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।